गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे पाठ को एक नए पॉइंट से आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है तुर्की से फारसी की ओर। पिछली कक्षा में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में, किस प्रकार उसका भारत के अंदर प्रादुर्भाव हुआ, उसके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जाना। उसके बाद में आप हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो तुर्की से फारसी। हम यह जानेंगे किस प्रकार जो है तुर्की भाषा बोलने वाले मुगल फारसी की तरफ आकर्षित हुए। मुगल दरबारी जितने भी इतिहास हैं, अगर हम बाबरनामा को छोड़ दें, बाबरनामा बहुत बार ये प्रश्न आता है किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की में लिखी गई थी। और ये बाबर की आत्मकथा है। कई बार ये पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो बाबरनामा, या उसका दूसरा नाम था तुझके बाबरी। तो अगर हम पैतृक मूल से देखें तो ये लोग तुर्क थे। जब मैंने पाठ स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको बताए थे, देखिए चुगताई तुर्क स्वयं को किसका वंशज मानते थे? चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। और यहां भी हम देखेंगे, देखिए कि चूंकि जो मुगल है वो चगताई मूल के थे, तो वहां भाषा उनकी तुर्की थी, लेकिन फिर भी वो फारसी कैसे बने उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था कि हुमायूं जो है निर्वासन के समय कहाँ रहे थे? ईरान के सफावी दरबार में। और उस दरबार की शाही जो भाषा थी वो फारसी थी। और हुमायूं को दिल्ली विजिट करने में सहायता करने वाला सुल्तान भी कौन था? ईरान का सुल्तान था सफावी। इस कारण उनके सफावी दरबार के साथ बहुत अच्छे सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंध थे। और उस समय ईरान का जो सफावी दरबार था वो अपनी भव्यता के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी सत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो इसलिए फारसी भाषा विश्व के अंदर बहुत जानी मानी भाषा थी, जबकि तुर्की भाषा को कोई नहीं जानता था। तो अकबर ने तुर्की की जगह किस भाषा को अपना लिया? फारसी भाषा को। किस भाषा को अपना लिया? फारसी भाषा को। तो यह पॉइंट था हमारे पास कि तुर्की से फारसी की तरफ आगमन कैसे हुआ, क्योंकि अकबर भी ईरान के जो सफावी दरबार था उसके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध क्या रखना चाहता था? बरकरार। क्योंकि उसे डर था कि सफावी जो दरबार है वो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ था, और वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान आता था कंधार, अफगानिस्तान में। इसका सामरिक महत्व बहुत था, कंधार सीमा का। और मुगल ये चाहते थे कि कंधार जो है मुगलों के नियंत्रण में रहे, क्योंकि अगर वो सफावी दरबार के अंतर्गत चला जाएगा तो वो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हिंदू कुश पर्वत को पार करके वो कहां आ जाएंगे? कंधार पर आक्रमण करेंगे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। और दूसरा था, कंधार और काबुल जो है व्यापारिक मार्ग पर थे, इनका बहुत व्यापारिक महत्व भी था। इसलिए अकबर ये चाहता था अगर मेरे सफावी दरबार के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे और भाषा हमारी एक जैसी होगी, तो फिर मैत्रीपूर्ण संबंध की वजह से वो कहां पर आक्रमण नहीं करेगा? भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया कि बाबर ने जो अपने कथाएं जो लिखी थी वो किस में लिखे थे? संस्मरण तुर्की भाषा में लिखे थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो है ईरानी दरबार में बहुत से व्यक्ति ईरानी दरबार में कहां से आ गए थे? ईरान से आ गए थे। किसके साथ आ गए थे? हुमायूं के साथ। हुमायूं जब राजा बन गया तो उन्हें ऊंचे पद प्राप्त हुए, किसमें? मुगल साम्राज्य में। अब वो लोग भी ये चाहते थे कि मुगल दरबार की भाषा कौन सी बने? फारसी। दूसरा रीजन था ये कि फारसी भाषा को मुगल दरबार की दरबारी भाषा क्यों बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे जो फारसी जानने वाले विद्वान थे वो भारतीय जो भाषा थी हिंदुस्तानी, उसका भी उपयोग करते थे। और भारतीयों की जो हिंदुस्तानी भाषा थी जिसको क्या बोला जाता था उस समय? हिंदवी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिंदवी। और हिंदवी ही कालांतर के अंदर कौन सी भाषा में कन्वर्ट हो गई थी? हिंदी में। किस में कन्वर्ट हो गई थी? हिंदी में। उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि ये कैसे कन्वर्ट हुई। जो सिंधु नदी के पार का जो क्षेत्र है,
कौन सी नदी के पार का क्षेत्र? सिंधु नदी को पार करने के बाद का क्षेत्र। तो मध्य एशिया के जो लोग हैं, जो फारसी भाषा के अंदर वो सै को किससे लिखते हैं? है से। और दे को किससे लिखते हैं? दे दवात से। तो सिंधु शब्द क्या बन गया? हिंदू बन गया। क्या शब्द बन गया? हिंदू। और सिंधु के पार का जो स्थान था वो क्या बन गया? हिंदुस्तान। क्या बन गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम इस प्रकार हिंदुस्तान पड़ा। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदवी। इन्होंने क्या बोला उस भाषा को? हिंदवी। और बाद में ये हिंदवी भाषा क्या बन गई? हिंदी बन गई। और हिंदी के शब्द किस में चले गए? फारसी में चले गए। और यहां पर एक नई भाषा का उदय हो जाता है जिसका नाम था उर्दू। ये एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उर्दू जो है इस्लामिक साम्राज्य की भाषा है, इसका जन्म इस्लाम में हुआ या अरब साम्राज्य में हुआ। लेकिन रियलिटी ये है, हिंदू भाषा का जो उदय है वो कहां पर हुआ? भारत में हुआ। उर्दू जो भाषा है उसका उदय कहां पर हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। और इसका उदय होने का कारण था फारसी और हिंदवी जो भाषा के शब्द थे वो क्या हो गए? मिक्स हो गए। और उनमें से जो नए शब्द निकले वो किस में प्रयोग किए जाने लगे? उर्दू में। उसके बाद में अकबरनामा मुगल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो फारसी में लिखी गई। उसके बाद मुगल राजाओं ने जितने भी ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद करवा दिया। तुझके बाबरी का भी फारसी में अनुवाद किया गया। और उसके बाद में महाभारत और रामायण है उसको भी फारसी भाषा में लिखा गया। और महाभारत जो फारसी में लिखी गई थी उसका नाम था रज़मनामा। क्या नाम था उसका? रज़मनामा के नाम से कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि फारसी के अंदर महाभारत का जो संस्करण अनुवादित हुआ था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रज़मनामा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पांडुलिपियों की रचना। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे इतिवृत्त। जो इतिवृत्त लिखे जाते थे वो किस में लिखे जाते थे? पुस्तकों में लिखे जाते थे। अब सोचने वाली ये बात है, उस टाइम छापाखाना था नहीं। क्या नहीं था? छापाखाना नहीं था। तो ये पुस्तकें कैसे लिखी जाती थी? तो किससे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। और हाथ से लिखी गई जो पुस्तक होती थी उसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि। क्या बोला जाता था? पांडुलिपि। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं हैंड स्क्रिप्ट। हैंड स्क्रिप्ट यानी कि हस्त लेखन, हाथ से लिखी हुई। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई। तो इन पांडुलिपियों को कहां लिखा जाता था? तो कहां लिखा जाता था? किताब खाने में। अब हम यहां किसके बारे में जानेंगे? किताब खाना के बारे में जानेंगे कि जो इतिवृत्त की जो पुस्तकें थी वो कहां लिखी जाती थी? मुगल किताब खाने में लिखी जाती थी। यहां पर 4 प्रकार के महत्वपूर्ण लोग काम करते थे। और बादशाहों की जितनी भी घटनाएं होती थी उनको इन्हीं पांडुलिपियों में संग्रह करके रखा जाता था। और नई पांडुलिपियों की यहां पर क्या है? रचना की जाती है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है किताब खाना किसे कहते हैं? तो किताब खाना किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बादशाहों की पांडुलिपियों को लिखा जाता था और क्या किया जाता था? संग्रहित किया जाता था। पांडुलिपियों को क्या किया जाता था? लिखा जाता था और संग्रहित किया जाता था। उस स्थान को क्या कहते थे? किताब खाना कहते थे। उसके बाद में यहां काम करने वाले जो व्यक्ति थे, सबसे पहला व्यक्ति तो था सुलेखक। नाम से ही पता लग गया, सु मैंने सुंदर, लेखक मैंने लिखने वाला, जो इन पांडुलिपियों में अक्षरों को क्या करते थे? अच्छी बनावट के साथ लिखते थे। दूसरा व्यक्ति था कोफ्तकार। यह प्रश्न आ जाता है कई बार। कौन था? कोफ्तगार। इसका काम था पृष्ठ को चमकाना। खुरदरा नहीं रखा जाता था, उसको बहुत अच्छा चमकाया जाता था। तीसरा जो व्यक्ति होता था उसका नाम था चित्रकार। लिखते समय बहुत से पेज जो होते थे उनको खाली छोड़ दिया जाता था ताकि चित्रों के माध्यम से दृश्य को क्या किया जाए? दृश्य रूप दे करके या चित्र के माध्यम से बात को क्या किया जाए? समझाया जाए।
और उससे क्या होता था, पुस्तक की जो सजावट होती थी वो बढ़ जाती थी। उसके बाद में नंबर 4 जो व्यक्ति आता था, जब ये सारे काम हो जाते थे तो वो पृष्ठ किसके पास जाते थे, जिलद साज के पास, जो उन बिखरे हुए सारे पृष्ठों को एक जगह क्या करता था, बांधता था। एक जिलत में उनको क्या कर देता था, बांध देता था। धागों से उनको क्या कर दिया जाता था, सी दिया जाता था। इस प्रकार पांडुलिपियों की क्या की जाती थी, उस समय रचना की जाती थी। और पांडुलिपि जो तैयार हो जाती थी वो एक क्या होती थी, बहुमूल्य पुस्तक होती थी, बौद्धिक संपदा होती थी, और सौंदर्य के रूप में भी उसको देखा जाता था। और पांडुलिपियों के अंदर वास्तविक रूप से हमने 4 व्यक्तियों को शामिल किया, किसको, सुलेखक, कोफ्तगार, चित्रकार और जिलदसाज। लेकिन इसके अंदर केवल 2 ही आदमियों को ज्यादा सफलता मिली। एक तो सुलेखक को, लिखने वाले को, जैसे अबुल फजल ने लिखा, तो आज नाम किसका है, अबुल फजल का। या फिर चित्रों के माध्यम से जिन चित्रकारों ने चित्र बनाए वो मशहूर हो गए। तो कौन गुमनाम रह गया, एक तो वो व्यक्ति जिसने कागज को चमकाया, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने पृष्ठों को क्या किया, जोड़ा। वो क्या रह गए थे, गुमनाम कारीगर। और इन पांडुलिपियों को लिखने के लिए एक विशेष शैली का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था नस्तलिक शैली। नस्तलिक शैली, अकबर ने इस शैली का इस्तेमाल किया गया था। यह एक तरल शैली थी। तरल शैली का मतलब होता है धारा प्रवाह लिखना। क्या लिखना, धारा प्रवाह में लिखना। जिस प्रकार द्रव बहता है उसी प्रकार ये लेखनी जो होती थी, कलम से जब लिखा जाता था तो गोलाई के अंदर एक अक्षर को दूसरे अक्षर से क्या किया जाता था, जोड़ दिया जाता था। और ये अकबर की बड़ी क्या थी, पसंदीदा शैली। बहुत बार शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है, नस्तलिक शैली से आप क्या समझते हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि हाथ से लिखने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल माना जाता था और इसका उपयोग भिन्न भिन्न शैलियों में किया जाता था। नतशिलक जो है वो अकबर की पसंदीदा शैली थी। एक ऐसी तरल शैली थी जिसके अंदर सपाट धारा प्रवाह ढंग से क्या है, लिखा जाता था। और लिखने के लिए इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता था, सरकंडे की कलम का। सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। और यह करीबन कितनी होती थी, 5 से 10 मिलीमीटर नोक वाली, इसे कलम कहते थे। सरकंडे की क्या होती थी, एक कलम होती थी बनी हुई, और इसको जो है, इस टुकड़े को जो है स्याही में डबोया जाता था। तो इसके अगर भाग को क्या कर दिया जाता था, चीरा लगा दिया जाता था। उसमें अगर भाग की जो नोक थी उसके अंदर क्या लगा दिया जाता था, चीरा लगा दिया जाता था। या हम कह सकते हैं छोटा सा सुराख कर दिया जाता था उसमें, ताकि वो स्याही को आसानी से क्या कर ले, वो सरकंडा सोख ले और काफी लंबे समय तक उसके अंदर क्या किया जा सके, लिखा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रंगीन चित्र। अभी हमने बात की थी यहां पर 4 व्यक्तियों की, लेखक की बात की थी, दूसरा हमने किसकी बात की थी, कोफ्तकार की बात की थी, तीसरा हमने चित्रकार की बात की थी, और चौथा हमने कारीगर की बात थी। तो अब हम बात कर रहे हैं रंगीन चित्रों की। तो यहां पर पांडुलिपियों की रचना में कौन लोग शामिल हो जाते हैं, चित्रकार शामिल हो जाते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती थी इतिहास के अंदर जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था, शब्दों में। जैसे कि एग्जाम्पल है दरबार की भव्यता। अगर उसको हम शब्दों में लिखते हैं तो वो इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं होती है जितनी अगर उसकी भव्यता, उसकी सजावट को किसके माध्यम से दिखाया जाए, चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से। दूसरा होता था शिकार। क्या होता था, एक तो शिकार को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए तो रुचिकर हो जाता है। अगर उसको शब्दों के माध्यम से दर्शाएंगे तो वो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए क्या करते थे सुलेखक, अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती थी तो उसके लिए पेज खाली छोड़ देते थे और उन पेजों के अंदर चित्रकार क्या करते थे, चित्र डालते थे बाद में। उससे क्या होता था, एक तो पांडुलिपि की जो रचना जो की जाती थी उसकी जो सजावट होती थी वो हो जाती थी अच्छी, सौंदर्यों को बढ़ावा देने वाली थी। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई, जो विचार बताए नहीं जा सकते थे लिखित माध्यम से, तो विचारों के संप्रेषण को, विचारों को संचारित करने का एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम था, वो क्या था, रंगीन चित्र थे। और अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या बोला, जादुई कला। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि
किस व्यक्ति ने चित्रकारी को एक जादुई कला बोला था? तो किसने बोला था? अबुल फजल ने। उसने ये बात कही थी कि जो निर्जीव वस्तु है उसको भी चित्रकार इस प्रकार प्रस्तुत कर देता है कि जैसे कि वो जीवित लगनी शुरू हो जाती है। कैसी लगनी शुरू हो जाती है? जीवित लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन चित्रों के बारे में भी तनाव बना रहता था। किसके बीच में? उलेमा और राजाओं के बीच में। उलेमा और राजा के बीच में चित्र निर्माण को लेकर के भी क्या रहता था? बड़ा पेचीदा जो है सवाल रहते थे। क्यों रहते थे उसके बारे में हम बताएंगे आपको। हमने +1 की क्लास के अंदर एक शब्द पढ़ा था, हदीस। ये पैगंबर मोहम्मद के शुभ वचनों का संग्रह था और उसमें यह बात कही गई थी, उलेमा ने कहा कि कुरान के अंदर यह चीज लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर चित्र बना करके मानव का या प्रकृति का चित्र बनाता है तो वो किसकी कला को हाथ में ले रहा है? अल्लाह की, खुदा की कला को हाथ में ले रहा है। और ये गलत है। खुदा की कला को हाथ में लेना, मानव का वैसा ही हुबहू चित्र बनाना, ये क्या है? खुदा की जो ताकत है उसको मानव के द्वारा हाथ में लेना है। इसलिए उन्होंने चित्रों को क्या किया था? मना किया था। लेकिन अबुल फजल ने उन उलेमाओं को अपने तर्क के द्वारा क्या कर दिया? निरुत्साहित कर दिया। उसने कहा कि मानव जो है चित्रों के माध्यम से ये लोगों को जताना चाहता है कि व्यक्ति चित्र तो बना सकता है लेकिन उसमें क्या नहीं डाल सकता? ज्ञान नहीं डाल सकता। और इससे खुदा की जो ताकत है वो क्या है? दिखाई देती है लोगों को। अपने तर्क के माध्यम से उलेमाओं को क्या कर दिया? निरुत्तर कर दिया। और यही बात अकबर को बहुत ज्यादा क्या आई? पसंद आई। उलेमा किसको कहा जाता था? उलेमा का अर्थ था ज्ञानी व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को कुरान और हदीस का क्या हो? ज्ञान हो, जो कुरान के अंदर कहे गए नियमों को क्या करता हो? जानता हो, जो शरीयत के अनुसार अपना जीवन जीता हो, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता था? उलेमा बोला जाता था। और इस कारण जो है अबुल फजल से अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने क्या किया? उसे अपना दरबार का लेखक क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। हम यहां पर एक शब्द आया हुआ है सरिया। सरिया का मतलब होता था सीधा रास्ता। क्या होता था? सीधा रास्ता, यानी कि मानव को अपने जीवन को जीने के लिए बिल्कुल सरल रास्तों पर चलना चाहिए। और कुरान के अंदर उन सभी सरल रास्तों का वर्णन है। तो जो व्यक्ति कुरान के बनाए हुए कानूनों पर चलता है उसे क्या बोला जाता है? सरिया बोला जाता है कानूनों को। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सरिया या शरीयत बोला जाता है। तो सभी लोगों ने इसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग ढंग से की, तो 2 वर्ग उभर गए। शरीयत को लेकर के कितने वर्ग आ गए? 2। एक तो था बेसरिया, बेसरिया, और एक था बासरिया। बासरिया तो वो लोग थे जो हूबहू कुरान की बात को मानते थे, और बेसरिया वो थे जो कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों से करते थे। तो जो निजी अनुभवों से करने वाले थे, जैसे कि अबुल फजल ने कहा कि चित्र बनाना कोई बुरी कला नहीं है, तो वो लोग कौन थे? बेसरिया थे। उन्होंने शरीयत के अनुसार, शरीयत के जो कानून थे उनकी व्याख्या अपने अनुसार की, न कि हजरत मोहम्मद के अनुसार या जबरील के अनुसार जो की गई थी वो नहीं थी। तो इसी का जो उदाहरण हमें बेसरिया का कहां से मिलता है? ईरान के दरबार से। अभी मैंने आपको ये बात की थी कि तुर्की से फारसी भाषा क्यों बनी। तो ईरान का जो सफावी राजाओं का जो दरबार था, उसने अपने दरबार के अंदर बहुत अच्छे चित्रकारों को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और पूरे विश्व में उनके चित्रों की, उनके दरबार की बहुत ख्याति थी। तो इस कारण जब हुमायूं दरबार से कहां पर आया? दिल्ली आया, तो कुछ चित्रकार उसके साथ भी आ गए। और ईरान के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुआ है बीहजाद। क्या हुआ है? बीहजाद। चित्रकारों का इसे हीरा कहा जाता है, कोहिनूर कहा जाता है बीहजाद को। तो बहुत से ईरानी कलाकार जो है कहां पर आ गए? मुगल भारत के अंदर जो है आ गए। कुछ तो किसके साथ आ गए थे? हुमायूं के साथ आ गए थे। हुमायूं के साथ तो कौन कौन आए थे? 2 व्यक्ति आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, हुमायूं के साथ आ गए थे। उसके बाद में बहुत से ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको ईरान के अंदर संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, और वो कहां पर आ गए?
दिल्ली आ गए, कहां पर आ गए? दिल्ली आ गए मुगल दरबार के अंदर। तो इसलिए अबुल फजल ने भी एक बात कही थी, वो अपने बादशाह को ये कहता है कि कई लोग चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं जो चित्र से क्या करते, घृणा। वो कहता था कि मुझे लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि वह खुदा की रचना को क्या नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता। अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके इर्द गिर्द हमारा ये पूरा पाठ चलेगा आगे, अकबरनामा और बादशाहनामा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 पुस्तकों के नाम बताए थे, अकबरनामा, बादशाहनामा और आलमगीरनामा। उसके अंदर से हम इन 2 महत्वपूर्ण जो है रचनाओं के बारे में यहां जानेंगे। अकबरनामा जो हमें अकबर के बारे में बताएगी, उसके शासनकाल के बारे में, और बादशाहनामा या शाहजहानामा ये हमें किसके शासनकाल के बारे में बताएगी? शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताएगी। बादशाह का मतलब राजा, नामा का मतलब राजा के नाम का इतिहास, और अकबरनामा का मतलब अकबर के शासन का इतिहास। और इन इतिहासों में फिर क्या होगा? जब राजा के बारे में बताया जाएगा तो लड़ाइयाँ बताई जाएंगी, जो उन्होंने घेराबंदी की है उसके बारे में बताया जाएगा, जो वो लोग शिकार करते थे उसके बारे में बताया जाएगा, और जिन इमारतों का उन्होंने निर्माण किया था उनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी और इसकी 3 जिल्लत थी। कितनी जिल्लत थी? 3। पहली 2 जिल्लत थी, पहली 2, उसमें तो मुगल इतिहास के बारे में जानकारी थी। यानी कि इसमें पहली जो जिल्लत थी उसमें आदम से शुरू किया था इन्होंने। आदम जो पहला व्यक्ति जिसने यहां पर इंसान को जन्म दिया, जो इंसानी जो जाति है, मानव जाति का जो उदय करने वाला व्यक्ति कौन था? आदम था। और उसी के नाम पर व्यक्ति का नाम क्या पड़ा था? आदम। आदम से लेकर के मुगल साम्राज्य की स्थापना तक का वर्णन किया। और दूसरे भाग में अकबर ने अपने बारे में वर्णन किया। जो पहली 2 जिल्द है वो तो ऐतिहासिक थी, जो इतिहास के बारे में हमें बताती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो जिल्द थी उसका नाम था आईने अकबरी। तीसरी जिल्द का नाम क्या था? आईने अकबरी। ये हमें अकबर के प्रशासन के बारे में बताती है, उसके राजस्व की जो नीतियां थी उसके बारे में बताती है, उसके जो अभिजात वर्ग थे, मनसबदारी जो व्यवस्था थी, भूमि का जो पैमाइश की जाती थी, इन सारियों का विस्तृत वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में। और जिसके बारे में हमने पीछे के अध्याय नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य के अंदर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था कि जो आईने अकबरी है उसके अंदर क्या क्या चीज जो है लिखी गई थी। ये वही आईने अकबरी है। अब इसके अंदर हम महत्वपूर्ण जो 2 भाग हैं इसके पहले, उनके बारे में भी पहले पढ़ेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि उलिमा के जो विचार थे दकियानूसी, उनका विरोध किसने किया था? अबुल फजल ने। आप यहां पढ़ सकते हैं, देखिए कि जो अबुल फजल है वो अरबी, फारसी, यूनानी, सूफीवाद में प्राणतः बड़ा ही जो है पर्याप्त रुचिकर था, उसे बहुत ज्यादा आती थी, और वो प्रभावशाली, विवादी और स्वतंत्र चिंतक भी था। और उसने लगातार दकियानूसी उलेमा के विचारों का विरोध किया, और इन्हीं गुणों से अकबर प्रभावित हुआ और उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। और बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य था राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से क्या करना? मुक्त करना। और उलेमा की जो रूढ़िवादी नीति थी उससे मुक्त करने में कौन सफल कर रहा था? उसको अबुल फजल कर रहा था। इसलिए अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े हुए विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उसे स्पष्ट रूप में व्यक्त भी किया। और वो किसमें व्यक्त किया? अकबरनामा में। और ये काम उन्होंने 1589 में शुरू किया था और लगातार 13 वर्ष उस पर काम किया अपनी मृत्यु तक। 1589 से लेकर के 1602 ईस्वी तक लगातार अकबरनामा पर कितने वर्षों तक काम किया? 13 वर्षों तक। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि कब शुरू किया, तो 1589 में। समाप्त कब हुआ अपनी उसकी मृत्यु के साथ? 1602 में। और कितने वर्षों का समय लगाया इसने? लगभग उसके ऊपर 13 वर्षों का जो है टाइम उसने लगाया। उसके बाद में ये षड्यंत्र का जो शिकार हो जाता है 1602 या 1601 और 2। कई बार ये आ जाता है, पेचीदा सा प्रश्न है। बहुत जगह आपको 1601 मिलेगी, बहुत जगह आपको क्या मिलेगी? 1602 मिलेगी, क्योंकि ऐतिहासिक जो है साक्ष्य हमारे पास थोड़े से कम होने की वजह से इतिहासकार इसमें कई बार समस्या के अंदर जो है घिर जाते हैं। तो अकबरनामा की 3 जिल्दें थी जो मैंने आपको बताई। पहले वाली में 2 इतिहास थे, तीसरी में आईने अकबरी थी।
और जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेकर के अकबर के जीवन तक का जो मुगल जो साम्राज्य है उसका जो खगोलीय चक्कर था उसका वर्णन था। उसके बाद में जो आगे का जो दूसरी जो जिल्द उसकी स्टार्ट हो जाती है वो अकबर के 1601 तक शासन यानी कि 46 साल के उसके शासन के ऊपर समाप्त हो जाती है। और अगले ही वर्ष यानी कि 1602 ईस्वी के अंदर जो है सलीम का जो सह अपराधी था एक बीर सिंह बुंदेला, उसने जो है उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी 1602 ईस्वी में आकर के करीबन करीबन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हम बात करते हैं अकबरनामा के अंदर जो लिखा गया था वो राजनीतिक रूप से जो है बहुत सी घटनाओं का विवरण था उसमें। और आईने अकबरी के अंदर मुगल साम्राज्य के अंदर सभी धर्मों का वर्णन था एक मिश्रित संस्कृति के रूप में। कौन कौन से धर्मों के लोग रहते थे भारत में? हिंदू, जैन, बौद्ध, मुसलमान, सारी आबादी एक मिश्रित संस्कृति का वर्णन हमें करती हुई दिखाई देती है। क्या? अबुल फजल की अकबरनामा। और इसको जो है ये प्रभावी ढंग से लिखी गई थी और इसको ऊंचा बोल करके भी क्या किया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। बहुत आसानी से ऊंचा बोल करके भी कोई व्यक्ति इसको क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। उसके बाद में जो सेकंड जो लिखी गई थी वो थी बादशाहनामा, जिसको शाहजहांनामा भी कहा जाता है। ये अबुल फजल का एक शिष्य था। मैंने अभी आपको जब ये पाठ स्टार्ट हुआ तब बताया था, अब्दुल हमीद लाहौरी। और ठीक अकबरनामा के नमूने पर शाहजहां ने अपना इतिहास लिखवाया 30 साल का। इसकी भी कितनी जिल्दें थी? 3। और प्रत्येक जिल्द कितने चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती थी? 10 वर्ष का एक जिल्द ब्यौरा देती थी। तो कितने वर्ष हो गए? पूरे 30 वर्षों का ब्यौरा इसमें लिखा गया था। 20 वर्षों का ब्यौरा लिखने के बाद अब्दुल जो हामिद लोहारी था वो बूढ़ा हो गया। फिर उसके बाद का जो तीसरे दशक का वर्णन है वो किसने लिखा था? वारिस शाह ने लिखा था। तो इस दौरान जो है भारत के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो औपनिवेशिक काल के दौरान जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने भी साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों के बारे में जानने की क्या की थी? चेष्टा की थी। और उन्होंने भी जो है इनके बारे में लिखने के लिए क्या करना शुरू कर दिया था? एक सोसाइटी का निर्माण कर दिया था 1784 में। इंपॉर्टेंट पर्सन है किसने? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, जिसका क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत की जो संस्कृति है उसको जानना, भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानना, ताकि इन लोगों को किस प्रकार नियंत्रण में लाया जा सके। इसलिए बंगाल के अंदर इस सोसाइटी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो जो एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसने जो अकबरनामा और बादशाहनामा से जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं प्राप्त की थी उन सभी को प्राप्त किया। और बाद में हेनरी बेवरीज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। और बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों को अभी तक अंग्रेजी में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद में किए जाने की क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्या थे? स्रोत थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है आदर्श राज्य। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।